तो टाइप्स ऑफ क्या मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला वाला टाइप क्या आ गया हमारा, रॉ मैट्रिक्स। तो रॉ मैट्रिक्स यानी कहने का मतलब है कि पंक्ति अवयव। तो आते हैं सबसे पहला काम समझते हैं क्या है। तो ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड ए रॉ मैट्रिक्स। यानी कहने का मतलब है कि एक मैट्रिक्स है जिसके पास केवल कितने रो हो, यानी रो की संख्या कितना होना चाहिए, केवल एक होगा, तो वैसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक रो मैट्रिक्स को कहते हैं, रो मैट्रिक्स का दूसरा नाम है रो वेक्टर। ठीक है, याद रखना है कि हमारा रो मैट्रिक्स ही कहलाता है रो वेक्टर। तो ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स, यानी जिस मैट्रिक्स के पास केवल एक रो होगा, यानी रो की संख्या केवल एक होगा, उसको क्या कहेंगे, ए रो मैट्रिक्स, यानी एक रो मैट्रिक्स कहलाता है। नोट याद रखना है, ऑर्डर जब भी होगा इसका स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा कि रो मैट्रिक्स का रो की जो संख्या होगी केवल 1 होगी, और कॉलम बहुत सारा हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी होगा, 3 होगा, 4 होगा, कुछ भी हो सकता है, मगर रो की जो संख्या होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, ये कोई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का रो की जो संख्या केवल 1 है, और कॉलम की संख्या देख लेते हैं कितना है। तो देख लो हमारा ये रो हो गया, 1 रो है, कॉलम देख लो कितना है, 1 2 3, यानी 1 2 3 कॉलम है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर आ रहा है 1 रो की संख्या 1, मगर कॉलम 1 2 3 कॉलम। तो ये हमारा क्या है, रो मैट्रिक्स है। दूसरा ले लेते हैं, जैसे कहने का मतलब ऐसा ले लेते हैं 1 5 7 8 9। तो रो की जो संख्या कितना है, 1 है, रो की संख्या 1 है, 1, कॉलम की संख्या 1 2 3 4 5 कॉलम। तो ये हमारा क्या हो गया, रो मैट्रिक्स हो गया। ठीक है। तो आते हैं दूसरा टाइप में। तो दूसरा क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स नेक्स्ट क्या है, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। तो इससे पता चल रहा है क्या है, जिस मैट्रिक्स के पास, यानी कोई एक मैट्रिक्स होगा, उसके पास जो होगा केवल एक कॉलम होगा, यानी वैसे मैट्रिक्स जिसके पास यानी उस मैट्रिक्स के पास केवल एक कॉलम होगा, तो वैसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। और उसका जो ऑर्डर का जो स्ट्रक्चर होगा वो ये हमारा नंबर ऑफ रो है, ये हमारा नंबर ऑफ कॉलम। तो कॉलम की जो संख्या क्या होगा, केवल 1 होगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। तो एग्जाम्पल में जान लेते हैं, एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल लेट ए मैट्रिक्स है, तो 2 5 6 ये लीजिए। तो पहले कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ रो चाहिए, तो रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये थर्ड रो। कॉलम की संख्या, तो कॉलम फर्स्ट, ये कॉलम फर्स्ट। ये हमारा एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं ऐसा। तो क्या ये हमारा फर्स्ट, क्या हमारा ये कॉलम मैट्रिक्स है, यस ये हमारा क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। कैसे देख लेते हैं, क्योंकि ये 1 एलिमेंट है, तो जब 1 एलिमेंट है तो 1 कॉलम 1 रो, 1 कॉलम 1 रो। जब 1 कॉलम 1 रो, तो यहाँ पे कॉलम की संख्या देखना है, क्या कॉलम की संख्या 1 है, जस्ट 1 बाय 1 जो होता है हमारा, ये क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स भी होता है। तो यहाँ पे ये भी बोल सकता है सर रो भी 1 है, ये रो भी मैट्रिक्स है। तो याद रखना है कि ये हमारा रो भी मैट्रिक्स है, 1 बाय 1 दोनों, ये भी 1 है, रो कॉलम भी 1 है, रो भी क्या है 1। तो ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स भी है, रो मैट्रिक्स है। तो कॉलम मैट्रिक्स का अदर नेम है कॉलम वेक्टर, कॉलम वेक्टर। तो तीसरा क्या है हमारा, जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स का अदर नेम क्या है, नल मैट्रिक्स,
वाइड मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स इच ऑफ हुज एलिमेंट इज जीरो, यानी कहने का मतलब ए मैट्रिक्स है जिसका प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, जीरो, ठीक है। प्रत्येक एलिमेंट इच ऑफ हुज एलिमेंट, यानी जिसका एलिमेंट प्रत्येक क्या हो, जीरो हो, इज कॉल्ड ए जीरो मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा, वो एक जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेन एग्जाम्पल, तो कहने का मतलब है यहाँ पे बोल सकते हो कि सर 1 by 1 का नहीं होता है जीरो मैट्रिक्स। यस होता है, ये हमारा क्या है, जीरो मैट्रिक्स। तो इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। 1 by 1 का है तो क्या जीरो मैट्रिक्स नहीं हो सकता, यस ये 1 by 1 का है। बी नंबर दूसरा 0 0 0 0, क्या ये 2 by 2 का है, यस ये भी जीरो मैट्रिक्स है। सी नंबर 3 by 3 का ले ले, क्या जीरो मैट्रिक्स नहीं होगा, यस जीरो मैट्रिक्स हो। तो कोई भी ऑर्डर का ले सकते हैं, वो क्या है, कंफर्म एक क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स होता है। ये 1 by 1 का जीरो मैट्रिक्स, 2 by 2 का, 3 by 3, और भी बहुत सारा ले सकता है। डी का, तो डी का ले लो 2 by 3, तो नंबर ऑफ रो 2 होना चाहिए, कॉलम कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, कॉलम 3, और रो की संख्या कितना होना चाहिए, रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या 3, तो कॉलम रो कितना हो गया, 1 2 हो गया, 3 हो गया ना। तो ये हमारा ये तो कहने का मतलब है कि रो 2 1 2 1 2, तो 2 रो कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये हमारा क्या हो गया, जीरो मैट्रिक्स। तो आते स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि इम्पोर्टेंट बहुत सारा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आगे जो चैप्टर डिटर्मिनेंट है इसी पर आधारित है, स्क्वायर मैट्रिक्स को ही आगे कन्वर्ट किया है। यानी जो डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो जो डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स होगा वो डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिफाइंड होगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स जो भी डिटर्मिनेंट नहीं होगा वो डिटर्मिनेंट उस पर डिफाइंड नहीं होता है। तो आते ही स्क्वायर मैट्रिक्स, वो बात की बात है, डिटर्मिनेंट में पढ़ेंगे वो बात। तो ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कहने का मतलब है कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या जब सेम होगा, यानी बराबर होगा, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों जब बराबर होगा, तो ऐसे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जब बराबर होगा, किसमें, ऑर्डर में, तो ऑर्डर में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जब बराबर होगा, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, उसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर में m by n होगा, ये m by n, ये नंबर ऑफ रो और ये नंबर ऑफ कॉलम। तो वेयर यहाँ पे जो होगा स्क्वायर मैट्रिक्स में m और n आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जब दोनों बराबर होगा, तो ऑर्डर यहाँ पे चेंज हो सकता है, ऑर्डर हमारा चेंज हो सकता है। जो m by n है कि वो m by m के रूप में हो सकता है, या ऑर्डर जो हमारा होगा n by n के रूप में हो सकता है, क्योंकि m और n आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे ऑर्डर m by n तब लिख सकते हैं, यहाँ पे वेयर कंडीशन m और n आपस में क्या है, इक्वल है। और m by n के जगह पे ये भी लिख सकते हैं m by m, तो ये दोनों नंबर ऑफ रो जब दोनों सेम हो, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। जब दोनों का n दोनों सेम है, तो ये इससे ही पता चल रहा है वो भी हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। इससे तब पता चलेगा जब बगल में शो किया रहेगा m और n आपस में क्या है, इक्वल है, तब जाके वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे नोट कुछ लिखना चाह रहे हैं, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by n, ठीक है। कोई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, n by n, तो इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ n ऑर्डर और n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो क्या है ये लिखने का मकसद क्या था, तो ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by m, यानी कहने का मतलब कोई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर अगर n by n का है,
n बाय n है, तो वो इसका मतलब कह रहा है कि तब जाके वो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ n ऑर्डर का हो जाएगा। तो शॉर्ट नेम लिखने का तरीका हो गया कि जब ऑर्डर n बाय n का है तो ये इस तरह शो नहीं करेंगे, तब इसको ऐसे लिख सकते हैं n ऑर्डर, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ n ऑर्डर। अगर ये इस तरह लिखा हुआ रहेगा n ऑर्डर, तो जब n ऑर्डर लिखा रहेगा तो इससे पता चल रहा है कि वो एक क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और वो कितने बाय कितने का है, n बाय n। या n ऑर्डर ये इस तरह लिखा रहेगा, या ऐसा लिखा रहेगा n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो n रोड, जैसे n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स लगा दिया तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, n बाय n। अब ये जरूरी नहीं कि n बाय n ही रहेगा, यहाँ m बाय m रहेगा, तो जब m बाय n रहेगा तो यहाँ m आ जाएगा, और यहाँ भी m रोड स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये जरूरी नहीं कि हर हमेशा क्या रहेगा, n रहेगा। तो m भी हो सकता है, p भी हो सकता है, q भी हो सकता है। तो याद रखना है कि a मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाय n, जब n बाय n का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसको लिख सकते हैं a स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ n ऑर्डर, या एक और तरीका है n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो 5 नंबर क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स हैज नॉट सेम नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी कहने का मतलब है कि एक मैट्रिक्स है जिसके पास नॉट सेम नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, नॉट सेम यानी सेम नहीं है। जब सेम नहीं है इस कॉल्ड ए क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी कहने का मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जब इक्वल नहीं होगा तो ऐसे मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो एग्जांपल से पहले ऑर्डर पता कर लेते हैं। ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर वही रहेगा, m बाय n रहेगा, और m बाय n यानी कहने का मतलब है कि वेयर m और n इक्वल नहीं होगा। तो कैसा होगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या है, एग्जाम्पल लेट कोई ए मैट्रिक्स है और नंबर ऑफ रो और नंबर कॉलम इक्वल नहीं होना चाहिए, 2 3 5 7 9 8। तो ये कितने का 2 रो है और 3 क्या है, कॉलम। तो रो 1 2 रो 1 2 3 कॉलम। तो यहाँ पे 2 और 3 नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या इक्वल है, 2 और 3 इक्वल है। जब इक्वल नहीं है तो ये वाला ए मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो 6 नंबर क्या है, 6 नंबर में डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट। तो पहले डायगोनल एलिमेंट को जानते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट जानते हैं तो उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स जानेंगे। तो ए मैट्रिक्स, एक कोई मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स क्या है, ए इक्वल टू ए आई जे एम बाय एन। यानी कहने का मतलब वो मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स का एलिमेंट दिया हुआ है ए आई जे, और वो मैट्रिक्स जो है कितने बाय कितने का है, एम बाय एन का। ऑफ एलिमेंट, उस मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है जिसका, यानी ए आई जे एलिमेंट के फोर विच, यानी कहने का मतलब है कि कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के ए आई जे एलिमेंट के, यानी जिसके आई और जे दोनों आपस में क्या है, बराबर है। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो बराबर है, जिस एलिमेंट का नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, बराबर है, उसको क्या कहते हैं, उस एलिमेंट को क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। किसके, ए का, ए मैट्रिक्स का वो क्या कहलाता है, डायगोनल एलिमेंट। कहने का मतलब ये साफ है कि जिस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो, उस मैट्रिक्स के एलिमेंट को ही क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए। तो फॉर एग्जांपल से क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल क्या है हमारा, जैसे ए मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स ले लो अभी 3 बाय 3 करें तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ये हमारा
A, कहने का मतलब हम बताए जिसका नंबर ऑफ रो आई जे मेन जो यहाँ पे रखना है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल है, 1 1 2 2 3 3, ये वाला जो है ये जिसका नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ कॉलम जिसका इक्वल हो जाए वो क्या कहलाएगा, हमारा डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ से पता होनी चाहिए डायगोनल एलिमेंट जिसका नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये हमारा क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो डायगोनल एलिमेंट आर। तो यहाँ पे लिखो डायगोनल एलिमेंट आर A11 A22 A33 A44 A55 A66 डॉट डॉट ANN। यानी कहने का मतलब है कि डायगोनल एलिमेंट और डायगोनल एलिमेंट होगा A11 A22 A33 डॉट डॉट चलते जाएंगे कहाँ तक, ANN। तो जिसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा तो हमारा क्या कहलाएगा, डायगोनल एलिमेंट। और जब ये पता हो गया डायगोनल एलिमेंट, तो नेक्स्ट 7वां नंबर में क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, जानते हैं उसको। तो 7 नंबर क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स जानते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0 इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स। यानी कहने का मतलब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस स्क्वायर मैट्रिक्स का जो नॉन डायगोनल है, डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर जो बचता है अपर और लोअर, वो हमारा क्या कहलाता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और ऐसे मैट्रिक्स को ही क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। तो आते सबसे पहला काम यहाँ पे एग्जांपल जानते हैं। तो कोई मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शो कर रहे हैं पहले A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये कितने बाय कितने का है, 3/3। तुम बोल सकते हो सर 2/3 का नहीं ले सकते। तो कहने का मतलब यहाँ पे बात हो रही है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स जो होना चाहिए पहले तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही क्या आएगा, डायगोनल मैट्रिक्स आएगा। तो सबसे पहला काम स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तब जाके वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जब हो जाए तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो कितने बाय कितने का है, 3/3। तो कहने का मतलब है कि उसके बाद हम ये बताए डायगोनल मैट्रिक्स से पहले डायगोनल एलिमेंट बताए। तो डायगोनल एलिमेंट वही होता है जिसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है, इक्वल होता है। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, तो ये हमारा डायगोनल एलिमेंट है, ये हमारा डायगोनल एलिमेंट। तो ये डायगोनल एलिमेंट के बाद ये बात हो रहा है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट को, नॉन डायगोनल एलिमेंट को नहीं, ये वाला ये जो डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर जो बचता है वो हमारा क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो यहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट ये तीनों है, तो वो क्या होना चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0। तो ये हमारा क्या हो गया, 0। ये नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाना चाहिए, 0। ये हो गया नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो अब जाके पूरी ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में सबसे पहला काम डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए, ये हमारा डायगोनल एलिमेंट। नॉन डायगोनल को छोड़कर जो जितने एलिमेंट होगा वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो बात यहाँ पे कुछ आ रही है, क्या आ रही है, तो सबसे पहला काम यहाँ पे जो आ रहा है, ए मैट्रिक्स जो है ए मैट्रिक्स जो है आई और जे इक्वल होना चाहिए। उसके बाद आई इक्वल टू नॉट जे है, तो उसमें आई और जे इक्वल टू नॉट 0, वो क्या होना चाहिए, 0। आई और जे जो इक्वल नहीं है, वो क्या होना चाहिए,
जीरो होना चाहिए। जो आई और जे इक्वल है तो यहाँ पे पता चल रहा है कि वो या तो आई के फॉर्म में आ जाएगा या वे जे के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये बात आ रही है। तो इससे बात ये क्लियर हो रहा है कि जो आई जे में है, आई और जे इक्वल है तो उसका रो या तो दोनों रो इक्वल हो जाएगा या तो दोनों कॉलम इक्वल आ जाएगा, यानी ऐसा फॉर्म में आ जाएगा। और जिसका आई और जे इक्वल नहीं है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये सेटिस्फाई हो रहा है तो याद रखना। फिर डायगोनल मैट्रिक्स में पहले सबसे पहला काम स्क्वायर मैट्रिक्स, जब स्क्वायर हो जाए तो नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो आ रहा है हमारा ये वाला, इसको कहते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट। नॉन डायगोनल एलिमेंट तो क्या ये नहीं होगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट। इधर लिख रहे हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट। चूंकि ये अपर में हो गया, ये अपर नॉन डायगोनल हो गया। चूंकि ये डायगोनल के नीचे है तो ये हमारा क्या हो गया, लोअर नॉन डायगोनल। ठीक है, तो ये हमारा लोअर नॉन डायगोनल और ये हमारा क्या हो गया, अपर नॉन डायगोनल। तो ये 8 टाइप में क्या आ रहा है, स्केलर मैट्रिक्स आ रहा है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच every non-diagonal element is zero and all diagonal element are equal is called a scalar matrix। तो कहने का मतलब क्या है, आते ही देखो क्या है। एक वही स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहला काम पहले पिछले वाला भी टाइप ये बताए थे कि डायगोनल एलिमेंट जो होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, वो स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पे भी स्केलर मैट्रिक्स में सबसे पहला काम वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये तो मेन मुद्दा यहाँ पे ये आ रही है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। जब स्क्वायर होगा उसके बाद एवरी नॉन डायगोनल, तो डायगोनल को छोड़कर जो अपर और लोअर बचता है वो नॉन डायगोनल हो गया। तो अपर लोअर वाला नॉन डायगोनल एलिमेंट कन्फर्म क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो पहला बार जीरो आ रहा है। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी डायगोनल एलिमेंट जो होना चाहिए सभी का मान जो होना चाहिए, वैल्यू जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्वल। तब जाके वो क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। एग्जाम्पल आते हैं। सबसे पहला काम, ए कोई मैट्रिक्स है तो सबसे पहला काम स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं। स्क्वायर में 3×3 क्लियर होता है, तो 3×3 में आते तो उसके बाद 2×2 का होता है। तो कहने का मतलब है कि ये हमारा डायगोनल एलिमेंट हो गया और नॉन डायगोनल एलिमेंट ये। तो सबसे पहला काम A11 नेमिंग कर लो, A12 A13 A22 A23 A11 A12 A21 A22 A23 23 और ये 31 ये 32 और ये हमारा क्या हो गया 33। तो ये हमारा डायगोनल एलिमेंट हो गया, ये हमारा डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट तो पहला कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, तो कंफर्म कर लिए सबसे पहला काम ये स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद कह रहा है कि इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो, जो नॉन डायगोनल है उसको पहले जीरो करो आप। तो ये हमारा नॉन डायगोनल जीरो, ये हमारा नॉन डायगोनल जीरो, ये हमारा क्या हो गया नॉन डायगोनल। तो नॉन डायगोनल जीरो क्या ये अपर में हुआ ना, लोअर वाला यहाँ है, लोअर को भी जीरो करना है, लोअर एलिमेंट। ठीक, तो ये हमारा डायगोनल में क्लियर बता रहे, रो और कॉलम इक्वल, रो और कॉलम इक्वल, रो और कॉलम इक्वल। जैसे रो और कॉलम इक्वल हो गया तो पता चल रहा है कि रो और कॉलम जब इक्वल हो गया तो वो क्या होना चाहिए, एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो, तो जीरो हो गया। उसके बाद कह रहा है ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर क्या होना चाहिए, इक्वल। तो जो भी डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब बताओ यहाँ तो इक्वल तो लग नहीं रहा, इक्वल करना है तो कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू 5 लिए, अगर यहाँ 5 लिए तो दूसरा डायगोनल एलिमेंट में सभी का सभी क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ये बात यहाँ खुल के बोल दिया है, क्या होना चाहिए, इक्वल। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर क्या, इक्वल। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, इक्वल। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो। ये सेम होनी चाहिए। दूसरी बात आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर 2002 क्या, नॉन डायगोनल जीरो, नॉन डायगोनल जीरो। पहला तो स्क्वायर चेक करना है, स्क्वायर होनी चाहिए। तो ये देखो 2/2 क्लियर है, स्क्वायर आ गया।
जैसे ये स्क्वायर आ गया उसके बाद देखना है क्या नॉन डायगोनल जीरो, नॉन डायगोनल जीरो, डायगोनल क्या सेम है, यस डायगोनल सेम है। जैसे सेम आ गया तो ये हमारा क्या हो गया स्केलर मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। तो ये हमारा 3/3 का, ये 2/2 का। क्या सी नंबर नेक्स्ट देखो 1 0 0 1, क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है, यस स्केलर मैट्रिक्स है। कैसे स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 2/2 के फॉर्म में है। नॉन डायगोनल जीरो, नॉन डायगोनल जीरो, डायगोनल कितना, डायगोनल 1। क्लियर है, याद रखना ये हमारा क्या हो गया स्केलर मैट्रिक्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट है स्केलर, यूनिट मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सब एक दूसरे से क्या है रिलेटेड है। जब एक दूसरे से रिलेटेड है तो कंफ्यूजन तो थोड़ा सा होगा, क्योंकि डायगोनल, स्क्वायर, स्केलर और एक आगे और पढ़ेंगे यूनिट मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स और जस्ट यूनिट मैट्रिक्स दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। बहुत सारा स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, जो यूनिट मैट्रिक्स होता है तो वो क्या स्केलर होता है, और जो स्केलर होता है वो यूनिट मैट्रिक्स होता है। कंफ्यूजन अभी दूर कर देते। क्या है कंफ्यूजन वो जानते हैं। तो याद रखना है कि स्केलर मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल तो जीरो होनी चाहिए, और ये ज़रूरी नहीं कि डायगोनल एलिमेंट में 1 1 ही 5 5 भी हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो, मगर ये डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। डायगोनल एलिमेंट सेम होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि कन्फर्म है कि डायगोनल 1 1 ही होना चाहिए तो ही जाके स्केलर होगा, ये ज़रूरी नहीं है। मगर ये डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहाँ देखो 5 है, सेम है मगर 5 है, यहाँ 2 है, सेम है मगर 2 है, यहाँ सेम है मगर क्या है 1 है। तो सेम होगा, मान अलग अलग होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब जाके वो क्या हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में सेम, यानी कहने का मतलब है यही कंडीशन होता है, मगर वहाँ जो डायगोनल एलिमेंट क्या होता है सिर्फ 1 1 होता है, वही क्या कहलाता है यूनिट मैट्रिक्स होता है। जस्ट जानते हैं आगे स्केलर मैट्रिक्स के बाद यूनिट मैट्रिक्स। तो 9th नंबर यूनिट मैट्रिक्स। तो क्या है यूनिट मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो। जो नॉन डायगोनल होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो जाएगा, और जो एवरी डायगोनल एलिमेंट एवरी डायगोनल एलिमेंट इज 1। जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा 0। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहला काम यहाँ तो पहला बोल रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और स्क्वायर के बाद जो नॉन डायगोनल हो वो क्या होना चाहिए 0। उसके बाद डायगोनल एलिमेंट जो हो वो क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। आते हैं सबसे पहला काम एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हमारा क्या है, तो यहाँ पे नेमिंग कर लो पहले A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A32 A3 कितने बाय कितने का है 3/3। 3/3 लिखे दिए, कंफर्म हो गया, स्क्वायर तो डिफाइन हो गया। उसके बाद नॉन डायगोनल 0 होना चाहिए। तो नॉन डायगोनल, तो ये हमारा डायगोनल है, नॉन डायगोनल 0 होना चाहिए। ये 0 ये 0 ये 0, ये वाला पार्ट भी 0, ये वाला पार्ट, नॉन डायगोनल 0। उसके बाद कह रहा है कि एवरी डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए 1। एवरी डायगोनल, तो ये डायगोनल है 1, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स है। तो ये यूनिट मैट्रिक्स को डिनोटेट करते किससे, आई से। ये हमारा आई से डिनोटेट हो गया, मगर याद रखना है ये तो हमारा यूनिट मैट्रिक्स है, और यूनिट मैट्रिक्स में साथ साथ कितने बाय कितने ऑर्डर का 3/3 का है। इसको I3 भी लिख सकते हो या I भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं है। 3 लिखने के बाद कंफ्यूजन दूर हो जाता है कि ये कितने बाय कितने का यूनिट मैट्रिक्स है 3/3 का। जब I2 ये 2I2 का लिखना चाहोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो 1 0 0, ये 2/2 का हो गया। 1 बाय, यानी कहने का मतलब है जब 1/1 का लिखना चाहोगे I 1/1, तो ये हमारा रियल सिक्स क्या देगा 1 देगा। तो आगे याद रखना है ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स है, ये 1/1 का है। I2 ये हमारा 2/2 का है। I3 ये 3/3 का है। 4th बाय आगे चलोगे तो अपने से निकाल लोगे, वो तो इतना है। वो आते हैं नेक्स्ट वाला।
ये 10 नंबर में है, 10 नंबर में कंपेरेबल मैट्रिक्स और 11 नंबर इक्वल मैट्रिक्स जो कि लास्ट है। तो 10 नंबर क्या है हमारा, कंपेरेबल मैट्रिक्स। तो कंपेरेबल मैट्रिक्स इसको कहते हैं, उसको जानते हैं। मेन कॉन्सेप्ट जानना है कि क्या है कंपेरेबल मैट्रिक्स। टू मैट्रिसेस A and B आर सेड टू बी कंपेरेबल, यानी दो मैट्रिक्स A और B को कंपेरेबल तब कहते हैं, दो मैट्रिक्स A और B को कंपेरेबल तब कहते हैं जब उनका यानी दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर क्या हो जाए, सेम हो जाए। यानी दोनों मैट्रिक्स का जब ऑर्डर सेम हो जाएगा वो मैट्रिक्स जो हो जाएगा वो एक दूसरे का क्या हो जाएगा, कंपेरेबल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि लेट ए कोई मैट्रिक्स है, ले लो क्या 2 5 6 7 ये 8, तो ये 2 बाय क्या है, ये से पता नहीं चलेगा। एक और ले लो 5 8, ये 2 बाय क्या है 3 का। तो यानी कहने का मतलब कोई एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है 2 बाय 3। एक अनदर मैट्रिक्स ले लो B, वो क्या हो जाएगा, कोई अदर ले लो A B C D E F, ये भी कितने बाय कितने का है 2 बाय 3 का। ए कोई मैट्रिक्स है, ये दिया हुआ है, दूसरा मैट्रिक्स ये है, तो ये दोनों का जो ऑर्डर है 2 बाय 3, ये भी 2 बाय 3। जब दोनों का ऑर्डर सेम हो जाए, यहाँ बाद बोल रहा है कि इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, जब दोनों का ऑर्डर जब सेम हो जाए, तो जब ऑर्डर दोनों का सेम हो, तो दोनों का ऑर्डर सेम हो जाए, ए और बी क्या है, एक कंपेरेबल, यानी एक दूसरे को से क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, कंपेरेबल। तो ए और बी यहाँ पे लिख सकते हैं, देन ए एंड बी आर क्या हो जाएगा, आर कंपेरेबल, ए आर बी कंपेरेबल मैट्रिक्स। क्यों हुआ मैट्रिक्स कंपेरेबल, क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या हो गया, सेम हो गया। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, इक्वल मैट्रिक्स। तो याद रखना इक्वल मैट्रिक्स तभी होगा जब दो मैट्रिक्स क्या हो जाए, कंपेरेबल मीन्स दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आते हैं सबसे पहला काम, ये हमारा क्या है, इक्वल मैट्रिक्स। तो टू मैट्रिसेस A एंड B आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिसेस, यानी कहने का मतलब दो मैट्रिक्स तब इक्वल मैट्रिक्स हो सकता है जब क्या कंडीशन है, इफ दे आर सेम ऑर्डर, यानी वे जो हो उनका जो ऑर्डर हो वो क्या हो, सेम हो। उसके बाद देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी कहने का मतलब है कि बात यहाँ पे ये आ रही है, इक्वल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होंगे, यानी दो मैट्रिक्स का जब ऑर्डर सेम हो, दो मैट्रिक्स का जब ऑर्डर क्या हो, सेम हो, तब जाके देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, तब जाके उसके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसका A11 उसके A11 के बराबर होगा, इसका A22 उसके A22 के क्या होगा, बराबर होगा। एग्जाम्पल मेन है, एग्जाम्पल क्या है, A कोई मैट्रिक्स है, तो इसमें ले लो X Y Z A, और कोई B मैट्रिक्स ले लो 1 2 3 4, और ये भी 2/2 का है, और ये भी क्या है 2/2 का है। तो A और B जब दो 2/2 का मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स है 2/2 का है, तो सबसे पहला काम कंपेरेबल करना है। कंपेरेबल करने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यस, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। जब दोनों का ऑर्डर सेम है तब जाके A और B दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि मेरा स्पेस यहाँ नहीं है तो हम यहाँ पे थोड़ा बना रहे हैं, तो A बराबर B, तो A और B दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। जब दोनों A और B बराबर हो गया तो पहले नोट कर लो, A हमारा क्या है X Y Z A इक्वल, और B हमारा क्या है 1 2 3 4। जैसे आ गया, तो जब ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हो गया तो इसका कोरस्पॉन्डिंग X का कोरस्पॉन्डिंग क्या है 1 है, तो X बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। X का कोरस्पॉन्डिंग 1 है, X का वैल्यू 1 हो जाएगा, और Y का कोरस्पॉन्डिंग क्या है 2, तो Y का वैल्यू 2 हो जाएगा, और Z का कोरस्पॉन्डिंग 3 है, तो Z का वैल्यू 3 हो जाएगा, और A का वैल्यू क्या हो गया 4 है, A का वैल्यू 4। तो याद रखना है ये हमारा आंसर हो गया। तो
याद रखना है कि कंपेरेबल मैट्रिक्स तब हो सकता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो जब कंपेरेबल हो जाएगा तो वो आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल मैट्रिक्स। और इक्वल मैट्रिक्स तभी हो सकता है जब वो कंपेरेबल हो, और कंपेरेबल के लिए पता है दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम हो जाएगा। और जब दोनों का ऑर्डर सेम हो जाएगा तो वे दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और जब इक्वल हो जाएगा तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे मैट्रिक्स से दो मैट्रिक्स जब कंपेरेबल हो जाएगा तो ऐसे ही दोनों से क्या कर सकते हैं, बारी बारी से वैल्यू निकालते हैं।